नमस्कार साथियों, पर्याय क्लासेस में आपका स्वागत है। हम भारत के मध्यकालीन इतिहास को पढ़ रहे हैं और जिसमें आज हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम शासनकाल को देखते हैं कि किस राजा ने कब तक शासन किया। देखिए, सबसे पहले बाबर आते हैं जो कि 1526 से 1530 यानी कि कुल 4 वर्ष तक शासन करते हैं। फिर हुमायूं पहले 1530 से 1540 और बाद में 1555 से 1556 तक लगभग 11 वर्ष तक वे शासन करते हैं। अकबर 1556 से 1605 तक यानी कि लगभग 49 ईयर्स तक वे राज करते हैं। फिर जहांगीर आते हैं। जहांगीर 1605 से 1627 तक करते हैं, 22 वर्ष तक शासन करते हैं। फिर शाहजहां आते हैं। शाहजहां 1627 से 1658 तक लगभग 31 वर्ष तक ये शासन करते हैं। शाहजहां के बाद औरंगजेब आते हैं। औरंगजेब 1658 से 1707 लगभग 49 ईयर्स तक। फिर बहादुर शाह प्रथम जो कि 1707 से 1712 तक करते हैं, 5 ईयर्स तक करते हैं। फिर जहांदार शाह आते हैं जो कि 1712 से 1713 कुल 1 वर्ष तक शासन करते हैं। फिर फ़र्रुखसियर आते हैं जो कि 1713 से 1790 तक यानी कि कुल 6 वर्ष तक शासन करते हैं। फिर रफ़ी-उद-दौला राज करते हैं फरवरी 1719 से जून 1719 तक यानी कि कुल 4 माह तक। तो ये शायद सबसे कम होंगे जिसने शासन किया, सबसे कम तो वे हैं रफ़ी-उद-दौला जो कि जून 1719 से आते हैं और सितंबर 1719 तक रहते हैं। तो ये भी 4 माह तक ही कर पाते हैं। सबसे कम में ये आ रहे हैं, देखिए कुछ दिन के लिए आएंगे, ऊपर सबसे कम नहीं था, ये सबसे नीचे आ रहे हैं। देखिए एक तो ये नेक्शियर थे जो कुछ दिन तक रहते हैं और मोहम्मद इब्राहिम थे वो भी कुछ दिन तक ही रहते हैं। मोहम्मद शाह रोशन अख्तर जो कि 29 वर्ष तक शासन करते हैं। फिर अहमद शाह आते हैं, वो 6 वर्ष तक शासन करते हैं। आलमगीर द्वितीय आते हैं जो कि 5 वर्ष तक शासन करते हैं। शाह आलम द्वितीय आते हैं जो कि 47 ईयर्स तक रहते हैं। अकबर द्वितीय आते हैं वो कि 31 वर्ष तक शासन करते हैं। ऐसे ही मुग़ल साम्राज्य के आते जाते हैं और लास्ट में आते हैं बहादुर शाह द्वितीय जो कि 1837 से 1856 तक शासन करते हैं। फिर 1800 जो ही 57 वाली क्रांति होती है, 1858 में वो ख़त्म होती है और सब वहाँ पर कंपनी का शासन स्थापन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत 1526 में हुई जिसने 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारतीय उपमहाद्वीप में राज किया जो कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक लगभग समाप्त हो गया था। मुग़ल साम्राज्य तुर्क मंगोल पीढ़ी के तैमूर वंशी थे। तो वंश कौन सा था? तैमूर। आपको याद रखना है कौन सा? तैमूर। कहाँ के थे ये? तुर्क और मंगोल के। ठीक है। मुग़ल साम्राज्य ने 1700 के आसपास अपनी ताकत को बढ़ाते हुए भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग सभी भागों को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। फिर अब हम देखते हैं किसने कौन कौन से युद्ध लड़े थे। तो बाबर से ही शुरू करते हैं। बाबर भारत में मुग़ल वंश का संस्थापक था। तो मुग़ल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने की, जिसने लोधी राजवंश को ख़त्म करके मुग़ल वंश की स्थापना की जिसका पूरा नाम था ज़हीर-उल-दीन मोहम्मद बाबर। ये बाबर का पूरा नाम है। मैं दोबारा से अंडरलाइन कर देता हूँ, देखिए ये रहा। इसने 4 युद्ध लड़े। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ राणा सांगा से। 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है मैदनी से। 1529 में युद्ध होता है
घग्गर का युद्ध होता है महमूद लोबदी से, और 1530 में युद्ध होता है जिसमें बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो 1527, 28, 29, 30। 27 में खानवा, फिर चंदेरी, फिर घाघरा, फिर बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु के बाद अगले राजा बनते हैं मोहम्मद हुमायूं। नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं उनका पूरा नाम है, नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ये कालिंजर का आक्रमण करते हैं। कालिंजर का आक्रमण हुमायूं की सबसे पहला आक्रमण था। फिर दोहरिया का युद्ध होता है। कब? देखिए डेट्स चल रही हैं, 27 से शुरू हो रहा है, 27, 28, 29, 30। 1527 से शुरू हुआ था, 27, 28, 29, 30। ये लगातार लड़ाई लड़ते हैं, इसमें बाबर की मृत्यु हो जाती है। फिर 31 में फिर शुरू हो जाते हैं कौन? मुग़ल बादशाह हुमायूं। फिर 32 में लड़ाई होती है चलिए आगे देखते हैं। ये रहा हुमायूं की सेना और महमूद लोदी के बीच की सेना में अगस्त 1532 में दोहरिया नामक स्थान पर युद्ध होता है जिसमें महमूद पराजित हो जाता है। फिर चुनार घेरा युद्ध होता है 1532 में ही, जिसमें शेर शाह या शेर खां को कब्जे में ले लिया था। 4 महीने लगातार किले को घेरने के बाद शेर खां और हुमायूं के बीच में एक समझौता हो जाता है। बहादुर शाह से युद्ध होता है, गुजरात के शासक बहादुर शाह से। 1531 में मालवा का युद्ध होता है। 1532 में रायसीन के किले पर अधिकार कर लेते हैं। शेर शाह से संघर्ष होता है। 1537 में अक्टूबर महीने में हुमायूं ने पुनः चुनार के किले को घेर डाला। शेर शाह के पुत्र कुतुब खां ने हुमायूं को लगभग 6 महीने तक किले पर अधिकार करने नहीं दिया, यानी कि 6 महीने तक फिर से उसे कोई भी जीत हासिल नहीं हुई। फिर चौसा का युद्ध होता है। 26 जून 1539 को, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये आप डेट्स याद कर लेना। 26 जून 1539 को हुमायूं और शेर खां के बीच में गंगा की नदी के तट पर चौसा नामक स्थान पर युद्ध होता है। चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेर खान ने अपने स्वयं को शेर शाह की उपाधि से सुसज्जित किया था। फिर बिलग्राम की लड़ाई होती है। बिलग्राम की लड़ाई होती है 17 मई 1540 को, जो कि कन्नौज में लड़ी गई थी। इस लड़ाई में हुमायूं के साथ उसके भाई हिंदाल और अस्करी भी गए थे। हुमायूं इसमें पराजित हो जाता था। देखिए ये आप अलग अलग करके लिख लीजिए कि कौन से युद्ध में हुमायूं हारे थे और कौन से में जीते थे। और यहाँ पे अब आगे चल करके अकबर आ जाते हैं 1556 में। अकबर बादशाह हुमायूं का पुत्र था और उसकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा बीरशाल के महल में हुआ था। 14 जनवरी 1556 को एक साधारण बाग में महान सम्राट अकबर का राज्यारोहण किया जाता है। अकबर के नवरत्न कौन थे जो कि अकबर के दरबार में रहते थे? वो देखिए, पहले हैं टोडरमल। अकबर के शासनकाल में एक वित्त मंत्री के पद पर कार्यरत थे। टोडरमल ने ही सन 1580 में दहशाला बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी। टोडरमल ने ही जलालुद्दीन मोहब्बत को अकबर की उपाधि प्रदान की थी। अगले नवरत्न में आते हैं तानसेन। तानसेन महान संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबार में संगीतज्ञ के रूप में कार्य करते थे। तानसेन का बचपन नाम तनु पांडे था। तानसेन का मकबरा मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर में बना हुआ है, यानी कि ग्वालियर जिले में तानसेन का मकबरा बना हुआ है। अगला रत्न है बैरम खां। बैरम खां का जन्म बदख्शां में हुआ था और वे अकबर के संरक्षक के तौर पर नियुक्त किए गए थे। बैरम खां ने ही अकबर को तलवारबाजी और युद्ध कला में पारंगत किया था।
कालांतर में कुछ मतभेदों के कारण अकबर ने बैरम खां को अपनी मंत्रिमंडल से निष्कासित कर दिया था और तीर्थ यात्रा पर जाते हुए उड़ीसा के पास बैरम खां की मृत्यु हो जाती है। अगला रत्न है अबुल फजल। अबुल फजल का जन्म 14 जनवरी 1551 को हुआ था। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक हैं और अबुल फजल ने ही आईने अकबरी और अकबरनामा 2 पुस्तकें लिखी हैं। दीन इलाही धर्म के प्रधान पुरोहित के रूप में अबुल फजल का नाम आता है। कुछ मतभेदों के कारण 1602 ईस्वी में जहांगीर के इशारे पर बीर बुंदेल ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। अबुल फजल के भाई का नाम फैज़ी था और फैज़ी ने ही आईने अकबरी के लेखन की शुरुआत की थी। इस पुस्तक का अंत अबुल फजल ने किया था। इसके अलावा अबुल फजल ने विष्णु शर्मा की पुस्तक पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था। अबुल फजल की ही प्रेरणा से मजहर नामक दस्तावेज़ की शुरुआत की गई थी। ये मजहर एक दस्तावेज हुआ करता था। अगले रत्न है अब्दुल रहीम खान खाना। बैरम खां की मृत्यु के पश्चात अकबर ने बैरम खान की पत्नी से विवाह कर लिया था और उनके पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना को अपने पुत्र जैसा ही प्रेम किया। अब्दुल रहीम खान खाना की शिक्षा की व्यवस्था अकबर ने ही करवाई थी और उन्होंने ही बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किया था। अगला रत्न है मानसिंह। मानसिंह आमेर के राजपूत राजा थे। मानसिंह अकबर के नवरत्नों में से एक थे और उन्होंने कई युद्धों में अकबर का साथ दिया था। मानसिंह की बहन का विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ होता है। इनकी पुत्री मनोरमा बाई का विवाह शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह से होता है। आगे हैं अगले रत्न इनके मुल्ला द प्याजा। मुल्ला द प्याजा के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार इन्हें एक कल्पना मात्र मानते हैं जो कि मुग़ल सम्राट अकबर और उनके दरबारी बीरबल की लोक कथाओं में ही श्रृंखला में चरित्रित हैं। अगला रत्न है फैज़ी। फैज़ी अकबर के नवरत्न होने के साथ ही वे एक प्रसिद्ध कवि भी थे। और लास्ट हैं फ़कीर अज़ुद्दीन। फ़कीर अज़ुद्दीन एक सूफ़ी फ़कीर थे। आप अकबर के नवरत्न होने के साथ ही अकबर के एक प्रमुख सलाहकार भी थे। तो ये प्रमुख 9 रत्न हैं अकबर के। अब क्या होता है कि मुग़ल वंश के एक महान सम्राट की मृत्यु, जो कि अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 में हो जाती है। फिर अगला राजा बनता है जहांगीर। जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में राजा भारमल की बेटी मरियम ज़मानी के गर्भ से 30 अगस्त 1569 को होता है। अकबर सलीम को शेखू बाबा कहा करते थे, शेखू बाबा कहते थे। सलीम का मुख्य शिक्षक अब्दुल रहीम खान खाना था। अपने आरंभिक जीवन में जहांगीर शराबी और आवारा शहजादे के रूप में बदनाम था। 1599 तक सलीम अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण अकबर के विरुद्ध विद्रोही में संलग्न रहा। 21 अक्टूबर 1605 को अकबर ने सलीम को अपनी पगड़ी एवं कटार को सुशोभित करके उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अकबर की मृत्यु के 8वें दिन ही 3 नवंबर 1605 को सलीम का राज्याभिषेक नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह के गाजी के नाम से होता है, जो कि आगरा के किले में संपन्न हुआ था। स्वयं चित्रकार होने के कारण जहांगीर कला और साहित्य का एक पोषक था। किराना घराने की उत्पत्ति के मुख्य श्रेय जहांगीर को ही दिया जाता है। उसका तुजू के जहांगीर स्मरण उसकी साहित्यिक योग्यता का प्रमाण है। उसने कष्टकर चुंगियों और करों को समाप्त कर दिया, हिजड़ों को व्यापार से निषेध करने का प्रयास किया।
जहांगीर की मृत्यु 1627 में उस समय हुई जब वह कश्मीर से वापस आ रहा था। रास्ते में लाहौर में उसका देहावसान हो गया। उसे वहाँ के रमणी उद्यान में दफनाया गया। बाद में वहाँ उसका भव्य मकबरा बनाया गया। मृत्यु के समय उसकी आयु 58 वर्ष की थी। जहांगीर के बाद उसका पुत्र खुर्रम शाहजहाँ के नाम से मुग़ल सम्राट बनता है, यानी कि खुर्रम राजा बन जाता है। तो अब आ जाता है खुर्रम यानी कि शाहजहाँ। शाहजहाँ जहांगीर का पुत्र तथा अकबर का पोता था। इसका जन्म 5 जनवरी 1592 में लाहौर में हुआ था। इसके बचपन का नाम खुर्रम था। अहमदनगर और मुग़ल साम्राज्य के बीच 1617 में एक संधि हुई, जिसमें जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने अहम भूमिका निभाई और उससे प्रसन्न होकर के जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि प्रदान कर दी थी। शाहजहाँ के शासनकाल में ही फ्रांसीसी यात्री वर्नियर और ट्रेवेनियर तथा इटालियन यात्री मनुची भारत में आए थे। इन्होंने शाहजहाँ के शासनकाल का वर्णन किया है। शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में सिक्के चलाए, जिसे आना कहा जाता था। शाहजहाँ एक बेशकीमती तख्त पर आसीन होता था, जिसे तख्ते ताउश कहा जाता था। शाहजहाँ के शासनकाल में स्थापत्य कला और संस्कृति की दृष्टि से स्वर्णिम युग रहा है। शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में प्रसिद्ध इमारतें बनवाईं, जिनमें आगरा के स्थित ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, आगरा किले में स्थित दीवान खास, दीवान आम, मुसम्मन बुर्ज, लाहौर में स्थित शालीमार बाग, शालीमार गांव में स्थित शीश महल और काबुल, कंधार और कश्मीर एवं अजमेर आदि में कई महल, बगीचे आदि इमारतें बनवाईं। शाहजहाँ ने लाहौर तक रावी नहर का निर्माण भी करवाया। शाहजहाँ ने दरबार में पंडित जगन्नाथ राज कवि हुआ करते थे, जिन्हें जगन्नाथ पंडित राज के नाम से जाना जाता था, जो कि गंगा लहरी और रस गंगाधर के रचनाकार हैं। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है यूपीएससी के तौर से। यह उच्च कोटि के कवि, समालोचक एवं साहित्यकार थे। इसके दरबार में संगीतकार सूरसेन, सुखसेन आदि दरबारी थे। शाहजहाँ के सबसे बड़े पुत्र जो कि दारा शिकोह थे, उसने भगवद गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद करवाया और साथ ही वेदों के संकलन भी करवाए। इसलिए शाहजहाँ ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी। आगे चल करके शाहजहाँ के शासनकाल में फ्रांसीसी यात्री वर्नियर और ये आते हैं, ये हम देख चुके हैं। शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में सिक्का चलाया, ये भी देख चुके हैं, आना कहा गया उसे। चलिए अब औरंगजेब आते हैं। महिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 को उज्जैन के पास दोहद नामक स्थान पर होता है। शाहजहाँ को बंदी बनाने के बाद 21 जुलाई 1658 को औरंगजेब आगरा के सिंहासन पर बैठा, लेकिन उसका वास्तविक राज्याभिषेक दिल्ली में 5 जून 1669 को होता है। राज्याभिषेक के अवसर पर उसने अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी नामक उपाधि धारण की। तो काफ़ी बड़ी उपाधि है, देखिए नाम बहुत बड़ा आता है। फिर से बोलता हूँ, अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। उसने औरंगजेब अपनी पत्नी राबिया उद दौरानी का मकबरा बनवाया, जिसे कि दूसरा ताजमहल या बीवी का मकबरा भी कहा जाता है। तो किसने बनवाया? औरंगजेब ने बनवाया। 1707 में दक्षिण में इसकी मृत्यु हो गई और उसे दौलताबाद से कुछ दूर में दफना दिया गया। फिर राजा बनता है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम या बहादुर शाह जफ़र
उर्फ शाह आलम मुग़ल साम्राज्य पर 1707 से लेकर के 1712 तक 5 वर्ष तक वे शासन करता है। मुल्क से अंग्रेज़ों के भगाने का सपना लिए 7 सितंबर 1862 को उसका निधन हो जाता है। 1862 नहीं, देखिए 12 है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो रही है, ये 1712 है, ठीक है। 1712 को बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु 86 वर्ष की उम्र में हो जाती है। इस अवस्था में रंगून बर्मा में इसकी मृत्यु होती है। उन्हें रंगून के श्वेडागोन पैगोडा के नज़दीक दफनाया गया। उनके दफन स्थल को अब बहादुर शाह जफ़र दरगाह के नाम से जाना जाता है। फिर आता है जहांदार शाह। चलिए देखते हैं जहांदार शाह को। जहांदार शाह बहुत ही छोटी अवधि के लिए मुग़ल साम्राज्य का शासक बनता है, जिसे 1712 से 1713 तक 1 साल के लिए मुग़ल साम्राज्य का राज्याभिषेक करवाया जाता है। सैयद बंधुओं के सहयोग से फ़र्रुख सियर ने 10 जनवरी 1713 को आगरा में जो जहांदार शाह था उसको बुरी तरह हरा दिया। 12 फरवरी 1713 को अशद खां और जुल्फ़िकार खां ने इसकी हत्या कर दी। जहांदार शाह मुग़ल वंश के प्रथम अयोग्य शासक था। उसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। फिर राजा बनते हैं फ़र्रुख सियर। फ़र्रुख सियर का जन्म 20 अगस्त 1665 में हुआ। वे 1713 से 1719 तक शासक बने। मुग़ल साम्राज्य के फ़र्रुख सियर के समय में महत्वपूर्ण घटना थी सिख विद्रोह, सबसे इम्पोर्टेंट आता है। आगे चलते हैं। फिर आते हैं रफ़ी उल दर्जात। ये इम्पोर्टेंट राजा नहीं थे ज़्यादा कुछ, ठीक है, आप इनको सिंगल लाइन में पढ़ सकते हैं। आलमगीर द्वितीय भी आते हैं, ठीक है। फिर सबसे लास्ट राजा बनता है कौन? बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, जो कि 1837 से 1857 तक रहते हैं। बहादुर शाह जफ़र द्वितीय मुग़ल साम्राज्य के आखिरी बादशाह थे। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े गए, जिसमें उन्हें हार प्राप्त होती है। हार के बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें अभी म्यांमार में भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हो जाती है, और इस तरह उनकी मृत्यु के साथ ही मुग़ल साम्राज्य का भी अंत हो जाता है। तो आज की वीडियो में हमने संपूर्ण मुग़ल साम्राज्य देखा, उसके राजाओं को देखा, किस किस राजा ने कौन से युद्ध लड़े, वो सभी हमने देखा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।